हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री और पूरी कंप्लीट हिस्ट्री विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स से करवा रहा था, तो उसी के प्रारूप आज हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करवा दूंगा। इससे पहले 9 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, उसमें पूरी स्टोरी वाइज आपको समझ में आ जाएगी। और ये जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके हिस्ट्री के, जिसमें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मेडिवल हिस्ट्री होगी और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होगी, ठीक है, उसके करीब से करीब 35-40 या जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे यूट्यूब पे डल जाएंगे। ठीक है, इन लेक्चर से आप अपनी हिस्ट्री को इतना ज़्यादा मजबूत कर लोगे कि आप एग्ज़ाम जो है वो आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो जैसा कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैं बता रहा था, और ये जो पीडीएफ है ये जैसे ही कंप्लीट हुई, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक। आगे देखिए, राष्ट्रकूट वंश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रकूट वंश है, इसका वातापी के जो चालुक्य हैं, ठीक है, उनके कारण, मतलब चालुक्य की एक शाखा के कारण इनका उदय होता है और वहीं दूसरी शाखा के कारण इनका पतन भी होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राष्ट्रकूट की वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग 735 टू 756 एडी ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की थी। देखिए, ये समझ तभी आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, तो उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम आप अपनी इंडियन हिस्ट्री को तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आप सारी चीज़ें कर पाओ। और मैं भी ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इस पीडीएफ को पढ़ करके अगर आप सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना, तो आपको लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पीडीएफ में जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ, ठीक है, पहले ऐसा चैनल ऐसा है जिसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी बोली हैं मैंने, जो भी एक्सप्लेन किया, वो लिखी हुई हैं इसमें। ठीक है, इसलिए सबसे अलग है। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश है उसके बारे में तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम करेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों का जो उदय है वो इसके वातापी के चालुक्य में चालुक्य की एक शाखा के कारण इनका उदय हुआ और दूसरी शाखा के कारण आपका पतन हुआ, और उसके बाद फिर आपका चोल साम्राज्य आया। ठीक है, और चोल साम्राज्य के बारे में भी काफ़ी कुछ मैंने बताया था इसके बारे में कि इसका जो आगे जो इसका जो फाउंडर है वो तो विजयालय हो गया, लेकिन उसकी अग्रिम वंशज जो आके उसको पूरी तरह स्वतंत्र करवाती है। तो यहाँ पे देखिए, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में, जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वंश के प्रमुख शासक तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, सताश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ और सोमेश्वर तृतीय एंड तैलप तृतीय हुए। ठीक है, इस वंश के जो महान शासक हैं, इन सभी में सबसे महाप्रतापी जो शासक थे वो विक्रमादित्य षष्ठ था। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया। विक्रमादित्य षष्ठ। आगे देखिएगा, इस शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार जो है वो देखने को मिलता है। इस शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कौन था? विज्ञानेश्वर और विल्हण रहा करते थे। प्रसिद्ध ये जो कवि थे इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। विल्हण, विक्रमांक चरित्र और विज्ञानेश्वर जो था, उन्होंने क्या लिखी थी? हिंदू विधि ग्रंथ है मिताक्षरा। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो तेलप तृतीय है, और आगे चलकर कल्याणी पर यादवों के अधिकार के साथ चालुक्य वंश का पतन हो गया। आगे फिर यादव आए, ठीक है, और उन्होंने इन पर अटैक किया, और फिर ये जो चालुक्य हैं बिल्कुल तरह से एक तरीके से ख़त्म हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राष्ट्रकूट हैं उनकी एक शाखा के कारण, जो राष्ट्रकूट हैं चालुक्य की एक शाखा के कारण इनका पतन हो जाता है। वो पतन कौन करता है? कल्याणी के चालुक्य है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कर्क। ये बहुत ही वीक था। और ये जो तैलप द्वितीय है जिसने इस वंश की नींव रखी थी, ये तैलप द्वितीय कौन था? ये राष्ट्रकूट वंश में राष्ट्रकूट वंश का था ना, उसके सामंतों के रूप में ये काम करता था।
ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का था। और ये जब वहाँ पे सामंतों के रूप में काम करता था और इसका राष्ट्रकूट शासकों के साथ, ठीक है, उनकी पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध भी था। और ये खुद को वातापी का चालुक्य जो है वो अपने आप को बोलता था। तो इसने क्या करा, राष्ट्रकूटों की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठा करके उन पर अटैक कर दिया, ठीक है। और अटैक करने के बाद कर्क को हराया जो कि राष्ट्रकूटों का अंतिम जो था वो वीक राजा था, ठीक है। उसको हरा के फिर इसने इस वंश की क्या रखी, नींव रखी। प्रारंभ में तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना के रखा, कब तक राज किया इन्होंने, कुछ टाइम तक राज किया लगभग, ठीक है। इन्होंने थोड़े टाइम तक मान्यखेट जो राष्ट्रकूटों की क्या थी, राजधानी थी, उस पर रखा। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी एक लंबे टाइम तक जो था इसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तैलप द्वितीय के जो फादर थे तैलप वन थे और इसका जो वैवाहिक संबंध था वो राष्ट्रकूटों की शासकों की पुत्री के साथ था और ये उनके सामंतों के रूप में काम करते थे। लेकिन महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के थे, काफ़ी बुद्धिमान थे, कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठा करके इन्होंने दोबारा चालुक्य जो था वंश ले आए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी कल्याणी के चालुक्यों के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट है आपका चोल वंश। तो चोल वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वंश का जो फाउंडर था वो कौन था, विजयालय था। लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे चोल, ठीक है। इसके बाद आगे इनका जो पुत्र आता है आदित्य वर्मन फर्स्ट, वो जाकर के इसको पूरी तरह से स्वतंत्र करवाता है। कैसे स्वतंत्र करवाता है आदित्य वर्मन फर्स्ट, ये हरा देता है, अपराजित वर्मन को हरा देता है जो इससे पिछले वंश के वीक वो थे, ठीक है, एम्परर थे। तो 8वीं शताब्दी में, सॉरी 9वीं शताब्दी में चोल, मैंने आपको बताया, दोबारा से पुनः जागृत हो जाते हैं और ये लगभग जो था वो 400 से 450 साल तक ये क्या करते हैं, राज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कलौंतुग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल राजा हुए, ठीक है। राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक जो है वो हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए स्थापना की थी विजयालय ने, अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय। ये चोल डायनेस्टी है जो कि एक तो हमने संगम काल पीरियड में देखा, दूसरी और तीसरी शताब्दी में, दूसरी और तीसरी सेंचुरी में हमने इसका प्रभाव देखने को मिला था चोल डायनेस्टी का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे इसकी शक्ति क्षीण हो गई थी और ये बिल्कुल वीक पड़ गए थे। तो उसके बाद फिर ये 9वीं शताब्दी में इनका जो है वो प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली जो है वो वर्क करते रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पल्लव डायनेस्टी के बाद अगर चालुक्य आए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, नहीं, कहीं कहीं इनकी शाखाएं थी। और फिर उसमें क्या हुआ, विजयालय जो था इसने चोल डायनेस्टी की नींव रखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विजयालय के आगे जो वंशज होते हैं, पुत्र होते हैं, ठीक है, तो अग्रिम उनकी वंशज होती है, वो फिर क्या करती हैं, दूसरे उनके साथ हमला कर उन पे अटैक करती हैं जो दूसरे वंश के वो थे, रूलर थे, और फिर उनको जीत करके चोल वंश की जो साम्राज्य है उनका विस्तार करती है। आगे देखिएगा, इसी ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह तंजौर को जीतकर इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदित्य वर्मन प्रथम का जो पुत्र है प्रांतक प्रथम साम्राज्य का अगला शासक हुआ। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। जो प्रांतक प्रथम है, देखिए इसके साथ ये जो युद्ध हुआ है राष्ट्रकूट के साथ, मैंने कहा ना सारी चीज़ें पैरेलल चली रहती थी। पल्लवों के अंतिम राजा को भी इन्होंने हराया था। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का पुत्र जो है वो मारा गया और चोलों को बुरी तरीके से इतिहास में यह लड़ाई जो थी बुरी तरह से हार हुई चोलों की, और इतिहास में यह लड़ाई तक्कोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। तक्कोलम के युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, तक्कोलम के युद्ध। नेक्स्ट देखिएगा,
आगे देखिएगा राज प्रथम। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ। ठीक है, राज प्रथम। ठीक है, इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रथम हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को युद्ध में पराजित किया। तो काफ़ी बहादुर था ये। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की जो है वो शुरुआत की थी। तंजौर में प्रसिद्ध बृद्धेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 AD में करवाया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, तंजौर में ये स्थित है। राज प्रथम ने श्रीलंका पर अटैक करके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका, जिसको प्रारंभिक में हम सिन्हल बोलते थे। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक हुआ। आगे देखिएगा, चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगे कोंडचोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसने गंगे कोंडचोलपुरम को चोलों की नई जो कैपिटल है वो घोषित कर दी थी। ठीक है, जहाँ पे इनका दबाव बहुत अच्छा आ जाता था, वे उसको कैपिटल बना देते थे। राजेंद्र प्रथम, इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया। वह बुरी तरह से हार गया। यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो राजेंद्र प्रथम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। इसके बाद अग्रिम जो शासक आए वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। ठीक है, और अटैक करते रहते थे आसपास की डायनेस्टी जो उनके वंश थे और उनको हरा देते थे। तो इसी के शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया। वह पूरी तरह से हार गया और इस युद्ध को इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र एकमात्र चोल शासक था, ऐसा चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। साथ ही बंगाल के पाल शासकों को पराजित करके, ठीक है, इसने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि चोल की उपाधि जो है वो गंगकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्यों के बीच वैवाहिक संबंध बने और धीरे धीरे कुलोतुग के शासनकाल में वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया। मतलब ये वैवाहिक संबंध आगे बना करके जो वेंगी के चालुक्य हैं, ठीक है, उनको भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, चोल शासन में राजा अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर देते थे और अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं। जैसे राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो बृद्धेश्वर मंदिर जो था वो शिव का मंदिर है। ठीक है, आगे देखिएगा, आफ्टर हर्षवर्धना, मैंने आपको बताया था ना हर्षवर्धन का जो पीरियड था, ठीक है, जो गुप्ता एम्पायर था, उसके बाद अलग अलग किंगडम्स में वो डिवाइड हो गए थे। तो कुछ नॉर्थ रीजन पे राज करते थे, कुछ आपके डिकन रीजन पे भी राज करते थे। तो यहीं पे वो पढ़ रहे हैं हम, साथ साथ सारी चीज़ें पैरेलल ही चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि आफ्टर हर्षवर्धना द राजपूत एमर्ज्ड एज अ पावरफुल फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। राजपूतों का जो प्रभाव है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला था एंड डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन फॉर नियरली 500 फ्रॉम 7th सेंचुरी। और लगभग 7 सेंचुरी के बाद से ये 500 साल तक राज करते हैं। इनके बीच में आपस में पैरेटाइट संघर्ष हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। किन किन के बीच में, आपका गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। जो पाल थे वो ईस्ट में थे, गुर्जर प्रतिहार आपके नॉर्थ रीजन में थे और आपके राष्ट्रकूट जो थे वो आपके डिकन रीजन में थे। ठीक है, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। Towards the close of 8th century AD, there were 3 great powers in India, that Palas in east, Gurjar Pratihar in the north region and the Rashtrakuta in Deccan region। क्योंकि ये वो पार्ट था, क्योंकि आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ हर्षवर्धना पीरियड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हर्षवर्धना पीरियड, वर्धन वंश, ठीक है, तो उसके बाद जो हमने पढ़ा, तो उसके बाद हमने चालुक्य और डिकन के बारे में पढ़ा। लेकिन उसके बाद हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि जो ट्री पैट्रियाइट स्ट्रगल हुआ था, राजपूत काफ़ी उभर कर आए थे नॉर्थ में
और काफ़ी इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट किया 500 सेंचुरी में। तो वो वाला पीरियड भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी हर्षवर्धन के बाद का पीरियड है, क्योंकि उससे पहले हमने हर्षवर्धन पीरियड पढ़ लिया था और इधर चालुक्य और वेंगी हम चालुक्य और जो चोल डायनेस्टी है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये भी जो है वो उन डायनेस्टीज़ के पैरेलल में लगभग जब 7th और 8th सेंचुरी के बाद जब 500 साल तक का जो पीरियड था, तो ये आपस में इधर भी लड़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ जगह पर जो है वो कुछ लोग जो है वो कुछ डायनेस्टीज़ चल रही हैं, तो इसी साथ में कुछ डायनेस्टीज़ अलग भी चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, द मेन कोज ऑफ स्ट्रगल वाज अ डिज़ायर टू पोजेस द सिटी ऑफ कन्नौज विच वाज अ सिंबल ऑफ सोवरनिटी। एक राजनीतिक केंद्र था ये कन्नौज बेसिकली, और व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा था। तो भाई सभी अटैक तो करेंगे ही इसके ऊपर। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे पाल डायनेस्टी के बारे में। जो पाल डायनेस्टी है, इसका जो संस्थापक था वो गोपाल था। गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, नागभट्ट फर्स्ट जो था इसका संस्थापक था, और ये प्रतिहार मंदोर के मूल निवासी थे। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को पश्चिम भारत में अपना प्रभाव जमाने से रोका, क्योंकि साथ साथ अब जैसे 1200 एडी तक हम पढ़ेंगे, 1206 एडी के बाद आगे दिल्ली उसकी सल्तनत स्टार्ट होती है ना, तो तब अरबी अटैक करते हैं। लेकिन इस टाइम पर भी कुछ अरबी जो है वो पैरेलल में अटैक करते रहते थे। वो भी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने की दृष्टि से उन पर अटैक करते थे। तो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में सारी चीज़ें आगे। फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, वो अरबी अटैक जो है वो होगा। तो पश्चिम भारत में इन्होंने अपना प्रभाव जो है वो जमाने से रोका। इसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, महिपाल और राजपाल इत्यादि। मिहिरभोज इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मिहिरभोज था इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने 836 से 889 एडी तक जो है वो राज किया, और मिहिरभोज की राजधानी ही कन्नौज थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कन्नौज के लिए ही मेन ये जो बैटल है वो हो रही थी। और ये मिहिरभोज जो था वो विष्णु भक्त था। और इसका जो अंतिम शासक था वो यशवाल था। वो लगभग 1036 एडी तक ये शासनकाल जो है वो चला। तो यहाँ देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। इस वंश ने बिहार और अखंडित बंगाल पर लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर आसीन किया गया। वह योग्य और कुशल शासक था। गोपाल बौद्ध धर्म को मानते थे। धर्मपाल पाल वंश के गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसके बाद इसका जो पुत्र आया वो धर्मपाल था, और वो गोपाल पाल वंश के गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी बना। पाल वंश का सबसे बड़ा जो सम्राट था वो धर्मपाल था। सबसे बड़ा जो सम्राट था धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक उसने राज्य किया। धर्मपाल ने पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक अपनी शक्तियां जो है वो स्थापित की थी। नेक्स्ट देखिएगा, धर्मपाल ने महाराजा धीराज, परमेश्वर और पर भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने बोध गया में चतुर्भुज महादेव मंदिर की स्थापना भी की थी। उसने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। उसकी देखभाल के लिए 100 गांव जो थे उसने दान में दे दिए थे। धर्मपाल के बाद उसका जो पुत्र था देवपाल, वो गद्दी पर बैठा। देवपाल के शासनकाल में एक अरबी यात्री सुलेमान आया था। देवपाल मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। उसने जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए, और 810 से 978 ईस्वी तक का जो टाइम था वो पाल वंश के इतिहास का पतन काल माना जाता है। तो जो बाकी के हमारे इसका लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 10th लेक्चर था। इसके बाद जस्ट थोड़ा सा रह गया है पार्ट, वो वीडियो कंप्लीट करके आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।